दोस्तों ये है क्लास 10th के मैथ के चौथा पार्ट जिसका नाम है द्विघात समीकरण का। ये पहला एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हल्का में मत लीजिए। इस प्रश्न को कई बार आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के इस प्रश्न को समझते हैं, मतलब पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न हमको कैसे बनाना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों ये प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 = 0 का विविक्तर, यानी विविक्तर के मतलब होता है विवेचक। अब विवेचक को बाबू डी से सूचित करते हैं, किससे? डी से, ठीक ना। तो विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति भी बताना है, ठीक ना। तो आपको इसमें दो चीज करना है, आपको डी का मान निकालना है यानी कि विवेचक का मान निकालना है और साथ में आपको मूलों की प्रकृति भी बताना है, ठीक ना। बहुत आसान है, मैं एक बार बना दूंगा तो आपके लिए तो बाएं से खेल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो दिया है उसे उतार लेते हैं, ठीक ना, ताकि कोई मतलब कि कोई भी आपका एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे ना पूरा पूरा नंबर दे, ठीक ना। चलिए तो लिख बाबू, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू दिया है, यानी जो प्रश्न में दिया है उसे उतारेंगे, ठीक ना। तो दिया क्या है बाबू? तो द्विघात समीकरण। यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखना जरूरी नहीं है, आप इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या बाबू? तो 4x² - 5x + 3 = 0। तो ये क्या है बाबू? तो द्विघात समीकरण है ना। चलिए बाबू ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। यानी बात करें अगर देखो यहाँ पर तो लिख दे बाबू, चूंकि a बराबर, तो a की जगह देखने की 4 है और b यानी b की जगह देखने का है जी -5 है, ठीक ना। और c की जगह देखने का क्या है बाबू? तो 3 है, ठीक ना। यानी कि जो x² के साथ जो संख्या रहेगा वो समझिए कि a का मान होता है, और जो सिर्फ x के साथ रहेगा वो समझिए कि b का मान है, और जिसके साथ x ना रहे वो समझे वो किसका मान है बाबू? तो c का मान है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग निकालते हैं विविक्तर यानी विवेचक, ठीक ना। लिखते हैं बाबू विविक्तर कर होता है, विविक्त कर होता है, ठीक ना, विविक्त कर, ठीक ना। इससे हम लोग डी से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक ना। तो b का मान क्या है बाबू? तो आप बोलेंगे सर -5 है, तो -5 स्क्वायर तो स्क्वायर और माइनस तो माइनस, ठीक ना। 4 है तो 4 और गुना तो गुना। a के मान क्या है बाबू? तो 4 है। 80 के मान क्या है बाबू? तो 3 है ना जी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको पता है कि माइनस वाला कोई भी, किसी भी माइनस वाला कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर हो यानी कि वर्ग हो, जैसे कि मान के चलिए -5 में -5 से गुना करें, यानी -5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है बाबू? कि -5 में -5 से गुना करना है। तो अगर एक ही साथ चिन्ह में गुना होता है तो हमेशा प्लस होता है, आप 25, ठीक ना। यानी कुल मिला बात करता है हमारा यहाँ पर क्या है बाबू? तो 25, माइनस है तो माइनस, गुना कर दीजिए, 4 चौके 16 और 16 × 48 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यानी 25 - 48, इसके आगे कौन सा चिन्ह है बाबू? प्लस है। तो प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला? तो आपने सर माइनस वाला बड़ा है, ठीक ना। तो 48 में से 25 घटाइए, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि -23 आ रहा है। हमारा डी के मान निकल गया, यानी हमारा डी के मान यहाँ पे निकल गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग मतलब कि हमको विविक्त का मान निकल गया, अब हमको मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक ना। मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पर लिख देंगे बाबू इस समीकरण का इसका मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि इसका मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, ठीक ना। काल्पनिक इसलिए है कि जब डी का मान माइनस में आएगा तो समझो काल्पनिक होगा, यानी मूलों की प्रकृति नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, ठीक ना। काल्पनिक मतलब कुछ नहीं है, समझेंगे, ठीक ना। ओके हाँ। आज जब डी के मान अगर बाबू 0 आ जाए, यानी कि यहाँ डी के मान अगर समझो कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो आपको लिखना बाबू कि मूलों की प्रकृति, यहाँ पर लिखना बाबू मूलों की, इस टाइम बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, और समान है, अच्छा समान होगा, ठीक ना, समान होगा, ठीक ना। यहाँ पर समान मान काल्पनिक होगा, यहाँ पर होगा लिखना, ठीक ना। चलिए अगर डी के मान 0 से बाहर का आ जाए, मान लो कि 0 से मान कोई भी प्लस में कोई संख्या आ जाए, मान लो 1 चाहे 2 चाहे कोई भी आ जाए, तो वहां पर लिखना है वो मूलों की प्रकृति
प्रकृति वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, लेकिन मतलब कि वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं सब मेरा दोस्त है, ठीक है ना। चलिए, मतलब इसमें क्या करना था हमको, विविक्तर यानी विवेचक का मान यानी डी के मान निकालना था, तो हम डी के मान निकाल दिए, ठीक ना। हाँ, डी के मान यहाँ तीन तरह से आ सकता है। हो सकता है डी के मान माइनस में आए, तो माइनस में लिख आएगा तो लिखना है वो कि इसका मूलक प्रकृति काल्पनिक है, ठीक ना। अगर डी के मान अगर जीरो आएगा तो आपको लिखना है मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। अगर डी के मान प्लस में आए यानी जीरो से बढ़ का आए तो समझे मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, आपको ये लिखना है, ठीक ना।